चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना है साल 2001 की, जब मैं अपने दोस्त अमन के घर पर रहा करता था। वो क्या था कि अमन का घर हमारे कॉलेज से बहुत ही करीब था, इसलिए मैं अमन के साथ उसके घर पर ही रहने लगा था। ऐसे ही एक रात जब मैं अमन के साथ घर की छत पर पढ़ाई कर रहा था कि तभी अमन घड़ी में देखते बोला, भाई आज तो रात के 1:30 बज गए हैं, चल अब सो जाते हैं, नहीं तो सुबह आँख नहीं खुलेगी। और ये बोलकर अमन अपनी किताबें समेटने लगा और वहीं बैठे बैठे अब मेरे कमर में दर्द होने लगा था, इसलिए मैं उठा और छत पर थोड़ा टहलने लगा। अभी मैं टहल ही रहा था कि तभी मेरी नज़र नीचे गली में दुल्हन की तरह सजी धजी एक लड़की पर गई। अभी मेरी निगाहें उसी लड़की पर थी कि तभी वो लड़की वहां से आगे चली गई और मैं उसे देखता ही रह गया। उसके जाने के बाद जब मैंने अमन से उस लड़की की बात की तो वो मुझ पर हंसते हुए बोला, देख रहा है कितनी रात हो रही है, इस वक्त तो गली के सारे कुत्ते भी खर्राटे मार रहे हैं और तुझे दुल्हन दिखाई दे रही है, चुपचाप से सो जा। अमन उस वक्त मेरी बात को महज मजाक समझ रहा था, इसलिए मैं जानता था कि अभी इस बारे में बात करना ठीक नहीं होगा, लिहाजन मैं चुपचाप लेट गया। पर अब मेरी नींद कहीं उड़ चुकी थी और करवटें बदलते बदलते कब सुबह हो गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह होते ही अमन के साथ मैं कॉलेज के लिए निकल गया। अभी हम दोनों रास्ते में ही थे कि तभी मेरी नज़र एक सफ़ेद कार पर गई जो फूलों से सजी हुई थी। फिर जब मेरी नज़र उस कार में बैठी दुल्हन पर पड़ी तो वही गली वाली दुल्हन का ख्याल आ गया। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि कार में बैठी ये दुल्हन वो ही है। अभी मैं उस कार में बैठी दुल्हन को बड़े गौर से ही देख रहा था कि वो कार वहां से चली गई और हम भी कुछ देर के बाद कॉलेज पहुंच गए। अब मेरा दिमाग रह रहकर उसी दुल्हन को याद कर रहा था। पता नहीं कुछ तो बात थी उस दुल्हन में, खैर उसी के ख्यालों में कब कॉलेज खत्म हो गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब कॉलेज के बाद जब हम दोनों घर पर पहुंचे तो अमन की मम्मी ने मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? इससे पहले मैं अमन की माँ के सवाल का जवाब देता कि अमन बोला, इसे एक दुल्हन पसंद आ गई है माँ, इसकी शादी की तैयारी करो। अमन की बात सुनकर उसकी माँ हंसते बोली, तुम लोग भी एक दूसरे की टांग खींचने का मौका नहीं छोड़ते। खैर उस वक्त तो बात हंसी मजाक में टल गई और मैं भी झूठ बोलने से बच गया, पर इस वक्त जो मेरे पर बीत रही थी वो शायद समझाया भी नहीं जा सकता था, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि आखिर मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ। खैर मुझे तो इंतजार था रात होने का, क्योंकि मुझे यकीन था कि आज रात भी वो जरूर आएगी। छत पर पहुंचते ही अमन कुछ ही देर में खर्राटे मारने लगा और वहीं मैं उठ कर गली की तरफ देखता और ऐसे करते करते रात के 1:30 बज गए और अब मेरी आंखों में भी दर्द सा होने लगा था। पिछली रात भी मैं ठीक से सो नहीं पाया था और अभी मैं सोने के लिए अपने बिस्तर की तरफ जाने ही वाला था कि तभी गली में वो ही दुल्हन नजर आई। उस दुल्हन पर नजर पड़ते ही मैं कुछ देर के लिए वहीं जमसा गया, मतलब कि उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। फिर इसी बीच जब उस दुल्हन के हाथ से कुछ नीचे गिरा तो मैंने उस दुल्हन को आवाज देते बोला, आपकी कोई चीज नीचे गिर गई है? पर वो मेरी आवाज देने के बाद भी वहां से बिना वो चीज उठाए चली गई। उस दुल्हन के आगे निकलते ही मैं फौरन ही छत से नीचे उतरा और जब गली में पहुंचा तो वो दुल्हन कहीं नजर ही नहीं आ रही थी, जबकि वो गली सीधी जा रही थी। फिर जब मैं वहां पर गया जहां उसके हाथ से कुछ गिरा था तो मैंने देखा कि वो एक चाबी है और मैं वो चाबी अपने साथ ले आया, ये सोच करके कल रात को जब वो आएगी तब लौटा दूंगा। फिर जब सुबह अमन ने मुझे कॉलेज जाने के लिए उठाना चाहा तो मैं उठ ही नहीं पाया। मेरी आंखें बहुत भारी हो रखी थी और सर भी दर्द से फटा जा रहा था। फिर जब मुझे थोड़ी राहत मिली तो मैं उठा, पर तब तक शाम हो चुकी थी और अमन भी कॉलेज से लौट आया था। वहीं अमन की माँ मेरे को लेकर थोड़ी चिंता में थी। अमन के घर आते ही आंटी ने मुझे अमन के साथ डॉक्टर के पास जाने को कहा। मैं आंटी की बात नहीं टाल सकता था, लिहाजन मैं अमन के साथ कॉलोनी के एक डॉक्टर के पास पहुंचा और सर दर्द की दवा ले ली ताकि आंटी का मन शांत हो जाए। दवा लेने के बाद अब हम चले आए। आंटी भी अब चिंता मुक्त लग रही थी, वैसे भी मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। खाना पीना करने के बाद अब हम दोनों हमेशा की तरह फिर छत पर पढ़ाई करने चले गए, पर मेरा दिमाग तो कहीं और ही घूम रहा था और इस बात का अंदाजा अब अमन को भी हो गया था। वो समझ गया था कि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है
और उसने मुझसे मेरे दिल की बात बताने को भी कहा, पर मैंने अमन को मीठी गोली देकर उस बात को कुछ देर के लिए दबा दिया। खैर हम दोनों के बीच पढ़ाई के साथ साथ यहाँ वहाँ की बातें भी होती रही, और जब इसी बीच अचानक ही आसमान में काले बादल दहाड़ने लगे तो अमन बोला, इससे पहले मौसम का मिजाज और भी खराब हो, चल नीचे कमरे में चलते हैं। पर मैं तो नीचे जाना ही नहीं चाहता था, मुझे तो बस उस लड़की की उसकी चाबी लौटानी थी। पर मुझे ये भी पता था कि अमन मुझे यहाँ छत पर अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। लिहाजन मैं अमन के साथ नीचे कमरे में आ गया और फिर कुछ ही देर में मेघों की गरज के साथ बारिश भी शुरू हो गई। अभी बारिश शुरू ही हुई थी कि इतने में लाइट भी चली गई। लाइट के जाते ही अमन बोला, लो अब हो गई पढ़ाई। और ये बोलकर अमन किताबों को साइड में रखकर लेट गया। वहीं मैं बगल वाली चारपाई पर लेटा हुआ अमन के सोने का वेट करने लगा, और जैसे अमन के खर्राटों की आवाज आनी शुरू हुई मैं समझ गया कि यही सही वक्त है बाहर जाने का। फिर मैं चुपके से कमरे से बाहर निकला और बिना कोई आवाज किए मेन गेट से होते हुए गली से बाहर निकला। अभी भी बारिश हो ही रही थी, जिस वजह से मैं दौड़कर गली के एंड पर पहुंचा जहां सर छुपाने लायक थोड़ी जगह थी। फिर कुछ देर वहां पर खड़े रहने के बाद मैं इस असमंजस में पड़ गया कि ऐसी मूसलाधार बारिश में वो लड़की आज आएगी क्या नहीं। दिमाग तो साफ कह रहा था कि वो आज नहीं आएगी, पर मेरा बेचैन दिल दिमाग की बात मानने को हरगिज तैयार नहीं था, जिस वजह से मैं वहीं उस लड़की का इंतजार करता रहा। धीरे धीरे वक्त भी गुजरता रहा और बारिश भी धीमी होते होते बंद हो गई। इसी बीच जब मैंने घड़ी देखी तो ठीक रात के 1:30 बज रहे थे। अभी घड़ी से मेरी नजर हटी ही थी कि सामने से वही दुल्हन के लिबास में लड़की आती हुई दिखी। उस लड़की पर नजर पड़ते ही मेरे दिल में धक्सा हुआ और बेचैनी बढ़ने लगी। फिर जब वो मेरे ठीक सामने पहुंची तो मैंने वो चाबी उसके सामने बढ़ाते हुए बोला, ये आपकी चाबी पिछली रात गली में गिर गई थी। अभी मैंने इतना कहा ही था कि वो लड़की बिना कुछ कहे मेरे सामने से ऐसे गुजर गई मानो मैं वहां हूं ही नहीं। मैंने उसे पीछे से आवाज भी दी, पर वो रुकी ही नहीं और आगे चली गई, और मैं भी उसे आवाज देते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़ा। फिर जब वो गांव की पक्की गलियों से निकलकर खेतों की पगडंडियों के बीच पहुंची तो मैं इस सोच में पड़ गया कि मैं उसके पीछे जाऊं या फिर घर लौट जाऊं। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी वो लड़की वही पगडंडी पर खड़ी हो गई, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो मुझे अपने पीछे आने को कह रही हो। फिर जब मैं उसकी तरफ बढ़ा तो वो फिर से आगे चल पड़ी, और इस तरह मैं उसके पीछे चलते चलते गांव के उस रेलवे ट्रैक पर पहुंच गया। अब वो लड़की रेलवे ट्रैक पर चलते हुए उस मालगाड़ी की बोगी के सामने जाकर खड़ी हो गई, जो उस रेलवे ट्रैक के बीचों बीच पलटी पड़ी थी। दरअसल सालों पहले एक मालगाड़ी इस रेलवे लाइन पर पलट गई थी, और जब लाइन को क्लियर करने की कोशिश की गई तो लाख कोशिशों के बावजूद मालगाड़ी का एक डिब्बा रेलवे ट्रैक से हटा ही नहीं, जिस वजह से इस रेलवे ट्रैक को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की मुझे इस मालगाड़ी के डिब्बे के पास क्यों लेकर आई है। फिर जब मैं उस मालगाड़ी के डिब्बे के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस मालगाड़ी के डिब्बे के गेट पर एक सीलबंद ताला लटका हुआ है। अभी मैं उस ताले की तरफ ही देख रहा था कि तभी उस लड़की ने मुझे वो ताला खोलने के लिए मेरे हाथ में रखी चाबी की तरफ इशारा किया। मैं बिना सोचे समझे उस ताले को खोलने के लिए आगे बढ़ा। अभी मैं उस ताले पर लगी सील को ही उतार रहा था कि तभी किसी ने जोर से चीखते हुए बोला, रुको, वो ताला खोलने की गलती मत करना। और ये सुनते ही जब मैंने पलटकर उस ओर देखा जिधर से ये आवाज आ रही थी तो मैंने पाया कि एक आदमी हाथ में लाठी लिए बड़ी तेजी से मेरी तरफ बढ़ा आ रहा है। फिर जब वो आदमी मेरे करीब आया तो चिल्लाते बोला, तुम ये क्या कर रहे हो? उसका गुस्से से तमतमाया चेहरा देखकर मैं इस कदर नर्वसा गया कि मैं जवाब देते हुए हकलाने लगा। मुझे घबराहट के मारे हकलाता देख वो आदमी मेरे पर और चढ़ने लगा, और इसी बीच उस आदमी की नज़र मेरे हाथ में चाबी पर गई तो अचानक उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने फौरन ही मेरा हाथ पकड़ा और अपने साथ जबरन खींचते लेकर जाने लगा। हालांकि मैं पूरी कोशिश कर रहा था उसे अपनी बात समझाने की, पर अब वो मेरी कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। फिर जब वो मुझे खींचते हुए गांव के सरपंच के दहलीज पर ले आया तो मुझे थोड़ी राहत मिली, क्योंकि सरपंच के घर में मेरा और अमन का उठना बैठना था। सरपंच के दरवाजे पर पहुंचते ही वो आदमी सरपंच को आवाज लगाते हुए उन्हें बाहर बुलाने लगा। उसके आवाज लगाते ही सरपंच जी बाहर आ गए और बोले,
क्या हुआ कैलाश, इतनी रात गए, क्यों गला फाड़ रहे हो? सरपंच के इतना कहते ही उस आदमी ने मेरे हाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा, मालिक इसके हाथ में नई दुल्हन की चाबी है, इसे भी सवेरा होने से पहले हमें मारना होगा। उस आदमी यानी कैलाश की ये बात सुनते ही मैं चीखते हुए बोला, क्यों, मैंने ऐसा क्या किया है जिसके लिए आप मेरी जान लेने की बात कर रहे हैं? अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी सरपंच ने कुछ लोगों को आवाज दी और मेरे हाथ पर बांधने का हुक्म दे दिया। मैं सरपंच के आगे गिड़गिड़ाता रहा पर सरपंच ने मेरी एक ना सुनी और देखते ही देखते सरपंच के आदमियों ने मेरे हाथ पैरों के साथ साथ मेरा मुंह भी बांध दिया और एक अंधेरी कोठरी में पटक के चले गए। पर मुझे उनकी बात अभी भी सुनाई दे रही थी। वो मुझे जिंदा जलाने की बात कर रहे थे। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल बैठा जा रहा था। फिर कुछ देर के बाद सरपंच के कुछ लोग आए और आते मेरे सिर पर खींचकर लाठी मारी और उस लाठी के लगते मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। आंखों के आगे अंधेरा होते ही वो लोग मुझे कहीं लेकर जाने लगे। चूंकि इस वक्त मैं अपने पूरे होश आवास में नहीं था, इसलिए मैं कुछ कर भी नहीं पाया। फिर जब मुझे थोड़ा होश आया तो मैंने देखा कि मुझे एक खंबे से बांधा हुआ है और मेरे चारों तरफ लकड़ियां लगाई हुई हैं। मतलब कि ये लोग मुझे सच में ही जिंदा ही फूंकने वाले थे। फिर जब मेरी नज़र अमन पर पड़ी तो मैं ये देखकर चौंक गया कि वो भी मुझे जलाने के लिए लकड़ियां लेकर आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मेरा अपना जिगरी दोस्त ही मुझे जिंदा जलाने के लिए लकड़ियां ढो रहा था। मैं अमन से पूछना चाहता था कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी भरपाई सिर्फ मेरी मौत से ही हो सकती है, पर मैं ये चाहकर भी नहीं पूछ सकता था क्योंकि अभी भी मेरा मुंह बंधा हुआ था। फिर जब एक आदमी जलता हुआ मसाल लिए नजर आया तो मैं समझ गया कि अब सब खत्म है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी माँ को याद करने लगा। अभी मैं मन ही मन अपनी माँ को याद ही कर रहा था कि तभी सरपंच ने कहा, इस लड़के को छोड़ दो। सरपंच के इतना कहते ही उन्होंने मुझे फौरन ही खोल दिया। मुझे लगा कि अब ये मुझे छोड़ देंगे, पर ऐसा नहीं था। मुझे खोलते उन लोगों ने मेरे पर दोनाली तान दी यानी कि बंदूक, और कहा, तुम सवेरा होने से पहले नई दुल्हन की चाबी उसके हाथ में थमा के यहाँ से चले जाना। अगर सुबह होने से पहले तुम ऐसा नहीं कर पाए तो हम तुम्हें गोलियों से छल्ली कर देंगे। दोस्तों इतना कहते उन्होंने हवा में एक फायर किया और मुझे वहां से भागने को कहा। उस वक्त मेरे पास ना ही तो समय था और ना ही किसी का सहारा। मैं वो चाबी लिए वहां से भागा। भागते वक्त मैं यही सोच रहा था कि उस दुल्हन को उसकी चाबी कैसे लौटाऊं, वो भी सुबह होने से पहले, जबकि वो तो रात के 1:30 बजे ही आती है। समस्या तो बड़ी थी पर मुझे जल्दी इसका हल निकालना था। तभी अचानक मेरे दिमाग की बत्ती जली और मैं सीधे मुड़ गया उस रेलवे ट्रैक की तरफ जहां वो मालगाड़ी का डिब्बा पलटा हुआ था। दरअसल मुझे लगा कि वो दुल्हन मुझे वहां जरूर मिलेगी क्योंकि उसके लिए उस ताले का खुलना बहुत ही जरूरी है। अगर मैं उस ताले को खोलने का नाटक करूं तो वो जरूर आएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जैसे मैं उस पलटे हुए मालगाड़ी के डिब्बे के करीब पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, और जब मैं पीछे पलटा तो सच में वो ही दुल्हन मेरे पीछे चली आ रही थी। उसे अपने पीछे देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली, पर मैं ये तो जानता ही था कि वो इतनी आसानी से ये चाबी मेरे से वापस नहीं लेगी। लिहाजा मैं उस मालगाड़ी के डिब्बे के पास गया और उस पर लगी सील उतारने का नाटक करते हुए चाबी लौटाने का कोई तरीका सोचने लगा। अभी मैं यही सोच रहा था कि आखिर कैसे इस दुल्हन को झांसा दूं कि तभी किसी ने मेरे पैर पर एक गोली दाग दी। मेरे पैर पर गोली लगते ही मैं नीचे गिर पड़ा और मेरे हाथ से वो चाबी छिटककर उस दुल्हन के पास जा गिरी। चाबी के गिरते ही मैं उस दुल्हन से वो चाबी मांगते हुए बोला, जल्दी से वो चाबी मुझे पकड़ाओ, इससे पहले कि गांव वाले आ जाएं। चूंकि मेरे पैर पर गोली लगी थी जिस वजह से मुझसे चला नहीं जा रहा था। मेरे 2-3 बार कहने पर भी वो दुल्हन अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। पर जब गांव वालों का शोर आने लगा तो वो दुल्हन अपनी जगह से हिली और चाबी लेने के लिए झुकी, और जैसे उसने चाबी अपने हाथ में लिया तो वैसे ही मेरा दोस्त सरपंच के लोगों के साथ वहां आ पहुंचा। सरपंच के लोगों को वहां पर देखकर वो दुल्हन समझ गई कि उसके साथ धोखा हुआ है, जिस वजह से वो गुस्से से चीखने चिल्लाने लगी और फिर अचानक ही हवा में धुआं बनकर कहीं गायब हो गई। उसके गायब होने के बाद मुझे गांव के बाहर किसी सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां मेरे पैर से गोली निकाली गई। खैर मैं उस रात तो बच गया और फिर कभी मेरा अमन के घर जाना नहीं हुआ। कहते हैं कि वो नई दुल्हन आज भी ठीक 1:30 बजे निकलती है
और वो चाबी नीचे गिरा जाती है। दोस्तों आखिर उस मालगाड़ी के डिब्बे में ऐसा क्या है जिसके पीछे वो दुल्हन आज भी उस गांव में डेरा जमाए हुए है? ये राज मेरे लिए आज भी एक राज बना हुआ है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।